आपने कभी उम्मा का चुम्मा सुना है? अरे भाई साहब सुना ही होगा। वही इमोशनल चूर्ण जो इंडियन मुसलमानों को बार बार खिलाया जाता है ये बोल के कि भाई दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं सब एक जिस्म हैं, एक ही जान है। एक दुखी हो तो दूसरा रोए, एक पर वार हो तो दूसरा तलवार उठा ले। लेकिन असली दुनिया में क्या होता है? जब गाजा जलता है ना तो इजिप्ट बॉर्डर बंद कर लेता है। ईरान जब इजराइल पे अटैक करता है ना तो जॉर्डन जैसे मुस्लिम देश उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में इजराइल की मदद करते हैं। सीरिया का रिफ्यूजी बच्चा जब इधर उधर भाग रहा होता है तो यूएई, कतर, सऊदी सब अपने गेट बंद कर लेते हैं। मलेशिया पोस्टर लगा देता है रोहिंग्याज आर नॉट वेलकम। उधर से पाकिस्तान जो उम्मा के नाम पे सबसे ज्यादा रवीश रोना मचाता है, अभी 2-4 दिन पहले ही कह रहा था अगर ईरान पे इजराइल ने हमला कर दिया तो पाकिस्तान इजराइल में न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। लेकिन ये बोलने के बावजूद जब इजराइल ईरान को मार मार के समतल बना रहा है ना और ईरानियन रिफ्यूजीज पाकिस्तान की ओर भाग रहे हैं तो इसी पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने बॉर्डर्स उन ईरानियन रिफ्यूजीज के लिए बंद कर लिए। बस हवा निकल गई। और भाई साहब इतना करना तो कम था, पाकिस्तान ने इसी उम्मा के नाम पे अमेरिका को ना अपने एयरबेस बेच दिए। अब उन एयरबेसेस से अमेरिका ना ईरान पे आसानी से हमला कर सकता है। और टर्की जिसे कश्मीरी मुस्लिम्स का दर्द होता था वो खुद कुर्दिश मुसलमानों के ऊपर मिसाइल बरसा रहा है। अगर आपको इतने में ही उम्मा एक स्कैम लगने लगा है तो भाई साहब होल्ड योर कप। ये वीडियो ना आखिर तक आपको ये पता लगवा देगी कि हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम उम्मा का स्कैम है। तो चलिए आइए इस वीडियो में इस स्कैम को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ना एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट होता है, उसको समझना पड़ेगा, जिसको उम्मा कहते हैं। उम्मा का मतलब होता है एक ऐसा ग्लोबल मुस्लिम ब्रदरहुड जिसमें पूरी दुनिया के वो लोग शामिल होते हैं जो इस्लाम को मानते हैं और उसकी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट यह है कि इस उम्मा के लिए सब मुसलमानों को यूनाइटेड रहना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का रेफरेंस जो है आपको कुरान के अंदर सूरा अल हजरात और सूरा अल इमरान में मिल जाएगा। इसके अलावा सही अल बुखारी जैसे ऑथेंटिक हदीस में भी उम्मा का कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का सीधा सिंपल सा मीनिंग ये है कि भाई साहब मुसलमान चाहे किसी भी देश में हो, कोई भी रीजन हो, कोई भी रेस हो, कोई भी कास्ट से हो, सभी एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं जिसको उम्मा कहते हैं। और इसी थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर ना 1969 में मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशंस यानी कि OIC। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम था उम्मा का इंस्टीट्यूशनल एम्बॉडीमेंट होना, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो सभी मुसलमानों को यूनाइट करके उनकी कलेक्टिव वॉइस बनेगी। और इसमें ना आज वर्ल्ड के 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, ईरान, इजिप्ट, मोरक्को। अब इस ऑर्गेनाइजेशन में सभी इस्लामिक कंट्रीज जो है उम्मा के नाम पर जुड़ तो गए, लेकिन बाद में ये देखा गया कि सभी के सभी देश जो है वो खुद उम्मा के साथ स्कैम कर रहे हैं। उल्टा भाई साहब ये आयरनी देखी गई कि जो उम्मा की बात करने वाले इस्लामिक देश नॉन इस्लामिक कंट्रीज में मुस्लिम्स के ऊपर हो रहे अत्याचार पर शोर मचाते थे, वही इस्लामिक देश अपने देश के अंदर माइनॉरिटी मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार करते हैं। इवन जो मुस्लिम देश क्राइसिस के अंदर एक दूसरे का साथ देने की बात करते हैं ना, जब असली में साथ देने की बात आती है तो वही मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश के पिछवाड़े पर लात मारकर सबसे पहले भागता है। अरे कोई 1-2 देशों की बात नहीं हो रही है, बल्कि OIC के सभी देशों के साथ यही सिचुएशन है, चाहे वो पाकिस्तान हो, गल्फ कंट्रीज हो, ईरान हो या फिर सऊदी अरेबिया। और इसीलिए आज उम्मा यानी कि मुस्लिम ब्रदरहुड सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है। एक ऐसा स्कैम जिसमें बोला कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। अभी आप इजराइल की बात कर लो जिसका इस्लामिक कंट्रीज के लिए ना नाम लेना तक हराम माना जाता है। पर आयरनी यहाँ पर ये देखो कि जहां एक तरफ तो OIC के मेंबर कंट्रीज जो हैं वो इजराइल को पब्लिकली दुनिया का सबसे बड़ा जालिम और मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा दुश्मन ऐसा कुछ बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही देश जो है ना वो इजराइल के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर, आर्म बायर और डिप्लोमेटिक कोलैबोरेटर निकलते हैं। ये ना वही देश है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे तो कहते रहते हैं कि इजराइल बहुत गलत कर रहा है, ज़ायनिस्ट रिजीम जो है वो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर फिर यही देश खुद इस्लाम के दुश्मन इजराइल के साथ ट्रेड के लिए उम्मा को धोखा दे देते हैं। सऊदी अरेबिया और UAE इनके जैसे पावरफुल गल्फ नेशंस इजरायली अग्रेशन की निंदा तो करते हैं, लेकिन फिर यही दोनों देश जो ना सुमेद ऑयल पाइपलाइन के थ्रू इजराइल को ऑयल भेज देते हैं। मतलब इजराइल के साथ ये लोग ट्रेड रख रहे हैं, वेपनरी आपस में शेयर कर रहे हैं, दोनों डिप्लोमेटिकली रिलेशन बना रहे हैं। और अब खुद सऊदी अरेबिया ये कहने पे आ गया है कि देखो भाई हमें फिलिस्तीन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मरता है तो मर जाए। और केवल गल्फ कंट्रीज नहीं, अजरबैजान, कजाकिस्तान जैसे OIC के सेंट्रल एशियन मेंबर्स तो और भी आगे निकल गए। ये जो दोनों देश है ना ये इजराइल के टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर्स में गिने जाते हैं।
अजरबैजान 65% तक क्रूड ऑयल इजराइल को एक्सपोर्ट करता है और ये जो ऑयल है ना, ये बीटीसी पाइपलाइन से होता हुआ टर्की के सेहान पोर्ट और वहां से हाइफा तक पहुंचता है। और फिर कजाकिस्तान को देख लो, कजाकिस्तान भी तेल अवीव के साथ ना एनर्जी और ट्रांसपोर्ट इन दोनों के कॉरिडोर्स पे खुला कोलैबोरेशन करके बैठा हुआ है। और यहाँ पर गजब की आयरनी ये देखने को मिलती है कि फिर यही देश ना यूएन में उठकर जाते हैं और उम्मा के नाम पर इजराइल के खिलाफ वोट दे देते हैं। भाई साहब, इतना दोगलापन देखकर ना अर्शनीर ग्रोवर भी शर्मा जाए। और उधर से टर्की की पॉलिटिक्स कुछ अलग नहीं है भाई साहब। वहाँ का प्रेसिडेंट है एर्डोगन और वो एर्डोगन हर कुछ महीने में इजराइल के खिलाफ कुछ ना कुछ जहर उगलता रहता है। लेकिन पीछे से यही एर्डोगन ना इजराइल के साथ एक्टिव ट्रेड, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और फुल डिप्लोमेटिक बाजी करते हुए दिखता है। अब जॉर्डन की बात कर लो, जिसकी आधी पॉपुलेशन खुद की फिलिस्तीनी है, वो ना खुद इजराइल के साथ वाटर, गैस और मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयर करती है। बताइए। और एक और कमाल की बात बताऊं, जब ईरान और उनके प्रॉक्सी देश जो हैं वो इजराइल के ऊपर मिसाइल दागते हैं ना, तो जॉर्डन उन मिसाइलों को अपने देश से इंटरसेप्ट करता है। देख रहे हो कमाल का उम्मा। और इधर से देखो तो कतर और ओमान, ये दोनों देश भी इजराइल के साथ भयंकर रूप से ट्रेड करते हैं। मतलब उम्मा से बड़ा पैसा हो चुका है भाई साहब। और ये सिर्फ 2-3 देशों के साथ नहीं है, बल्कि न जाने कितने उम्मा के ठेकेदार बने इस्लामिक कंट्रीज का यही हाल है। इवन 2020 के बाद यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान, इन सब ने ना इजराइल के साथ फुल नॉर्मलाइजेशन अग्रीमेंट साइन कर दिया है। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, टेक ट्रांसफर्स, डिफेंस डील्स, ये सब कुछ ओपनली साइन करके बैठे हुए हैं देश। और ये ना वही देश हैं जिन्होंने डेकेड्स तक इजराइल को ऑक्यूपायर बोला था। लेकिन फिर जैसे ही स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल बेनिफिट सामने आया तो इजराइल के साथ इन्होंने ब्रोमांस भी कर लिया। इंडोनेशिया, सेनेगल, नाइजीरिया, चैड, इन जैसे ओआईसी मेंबर्स ने भी ना इजराइल के साथ ट्रेड, एग्रीकल्चर, मेडिकल रिसर्च और ना जाने कैसे कैसे अग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। इससे आपको ना इनका दोगलापन साफ साफ से दिखाई दे रहा होगा। लेकिन रुकिए, अगर इतने में ही आपको इनकी हिपोक्रेसी दिख गई ना, तो भाई साहब आप गलत हैं। अभी तो इनकी हिपोक्रेसी शुरू हुई है। इससे भी बड़ा एक दूसरा स्कैम है, उसको एक्सपोज करते हैं। देखिए, उस उम्मा का दूसरा सबसे बड़ा जो स्कैम है ना, वो ये है कि इनकी स्पीचेज में उम्मा की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जब कोई मुस्लिम रेफ्यूजी अपने देश से भागता है ना, तो ये सबसे पहले अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं उसके लिए। आप फिलिस्तीन की बात कर लो, पूरी दुनिया के मुसलमान देश जो है वो ये कहते हैं कि भाई साहब फिलिस्तीन के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है इजराइल के द्वारा, फिलिस्तीन को जीने का हक नहीं दिया जा रहा है। लेकिन जब यही फिलिस्तीन के रेफ्यूजी इनके देश में एज अ रेफ्यूजी घुसना चाहते हैं ना, तो यही सबसे पहले लात मारते हैं। आप फिलिस्तीन के आसपास सभी इस्लामिक कंट्रीज की बात कर लो, एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने फिलिस्तीनियों को अपने देश में रखा हो। चाहे वो इजिप्ट हो जो राफा बॉर्डर को तुरंत सील कर देता है जैसे ही फिलिस्तीन के रिफ्यूजीज जो है इजिप्ट आने की कोशिश करते हैं, या फिर सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे देशों जो अमीर होने के बाद भी एक भी फिलिस्तीनी को अपने देश में नहीं घुसने देते हैं, या फिर लेबनान हो जहां पर फिलिस्तीनी अगर गलती से भी घुस जाए ना, तो उसके साथ लेबनीज सरकार जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करती है। ना उन्हें इतने सालों से लैंड ओनरशिप का राइट है, ना जॉब का राइट दिया जाता है, ना ही सिटीजनशिप दी जाती है। कुवैत ने तो बाकायदा अपने देश में घुले फिलिस्तीनीज को मार मारकर अपने देश से बाहर निकाला है। करीब 4 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी कुवैत छोड़कर भागे हैं। इसके अलावा ईरान हो या इराक, जो फिलिस्तीन की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वही देश इनको एक तो अपने देश में घुसने ही नहीं देते, और जो घुस गए ना उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंस करते हैं। और भाई साहब, ये जो पैटर्न है ना, ये सिर्फ फिलिस्तीन के रिफ्यूजीज तक सीमित नहीं है, सीरिया के जो रिफ्यूजीज है ना, उनको भी यही सहना पड़ा है। ये एक ब्रॉडर टर्म है कि जब भी मुस्लिम रिफ्यूजी को लेने की बात आती है तो ओआईसी के सारे देश अपने गेट बंद कर लेते हैं। इवन अभी आप ईरान और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, उसकी बात कर लो, जिसमें ईरान के अनुसार पाकिस्तान धमकी दे रहा था इजराइल को कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला करना नहीं छोड़ा तो इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर दिया जाएगा। पर पाकिस्तान जो है ना, वो ईरान को जवाब देते हुए कह रहा है कि भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसके उल्टा जब इजराइल ने ईरान में घुसकर स्ट्राइक्स कर दिया ना, तो ईरान के कई सारे रिफ्यूजीज जो थे वो पाकिस्तान की तरफ भागे। पर गेस व्हाट, जो पाकिस्तान हर समय मुस्लिम ब्रदरहुड और उम्मा का साथ देने की बात करता था ना, उसने तुरंत अपना बॉर्डर बंद कर दिया। उल्टा अब यही पाकिस्तान जो है ना, वो ईरान को फोड़ने के लिए उसी अमेरिका को अपना एयर स्पेस दे रहा है, जिस अमेरिका को अल्टीमेटली पाकिस्तान उम्मा का सबसे बड़ा दुश्मन बताता है। सीरिया के सिविल वॉर के टाइम भी यही उम्मा का दोगलापन जो था वो सामने आया था। 57 इस्लामिक कंट्रीज में से एक ने भी सीरिया के रिफ्यूजीज को अपने देश में परमानेंट शेल्टर नहीं दिया था। $1 ट्रिलियन इकोनॉमीज होने के बावजूद भी सऊदी अरब, कतर सबने अपना बॉर्डर बंद कर दिया था। जॉर्डन, लेबनान, टर्की जैसे देश तो बाकायदा अपने देश में मुस्लिम रेफ्यूजीज को डिपोर्ट कर रहे हैं जबरदस्ती। खुद पाकिस्तान जो इंडिया में रोहिंग्यास को डिपोर्ट करने पर भिंडी रोना करता है ना, खुद लाखों अफगान रेफ्यूजीज को रातों रात देश से भगा
भगा रहा है। वो अलग बात है कि एक बार इंडिया अपने देश के 10% रोहिंग्या रिफ्यूजीज को पाकिस्तान को दे देना तो यही पाकिस्तान कहेगा कि इंडिया सबसे सेफ देश है मुसलमानों के लिए। चलिए, पाकिस्तान से तो और क्या उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मजेदार बात देखिए कि मलेशिया और इंडोनेशिया ने भी रोहिंग्यास को अपने देश में नहीं घुसने दिया है। और भाई साहब, आयरनी देखिए, इन मुस्लिम रिफ्यूजीज को ना आखिर में भारत और यूरोप के काफिर देशों में शरण लेनी पड़ती है। वो अलग बात है कि शरणार्थी जो है ना, वो फिर एहसान के रूप में उसी सो कॉल्ड काफिर देश को बर्बाद करने के पीछे तुल जाते हैं। यूरोप में आए दिन दंगे किए जा रहे हैं इन्हीं लोगों के द्वारा। यूके हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, हर जगह सेम स्टोरी है। एनीवेज, इससे ना आप ये चीज समझ सकते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है वो स्कैम से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन उम्मा के नाम पर जो फ्रॉड चल रहा है ना, ये यही नहीं रुकता है। इस फ्रॉड का सबसे डेंजरस रूप कुछ और है। देखिए, सबसे बड़ा जो फ्रॉड उम्मा के नाम पर चल रहा है ना, वो है कि यही देश जो मुसलमानों के ऊपर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात करते हैं ना, वही खुद अपने देश में माइनॉरिटी मुस्लिम्स के ऊपर एट्रोसिटीज करते हैं। ये जो देश है ना, ये खुद ही अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन को सेक्ट, एथनिसिटी और पॉलिटिक्स के नाम पर दबाते हैं, उनको मार भी देते हैं। अब आप पाकिस्तान की बात कर लो, जो पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर रवीश रोना करते रहते हैं, उनके साथ मोदी सरकार क्या क्या जुल्म कर रही है, इस तरीके की बातें करते रहते हैं, वही पाकिस्तान ना खुद अपने देश में शिया, हजारा, अहमदिया मुसलमानों के साथ ओपनली डिस्क्रिमिनेट करता है। अहमदिया मुसलमानों को तो बाकायदा पाकिस्तान की जो सरकार है ना, उसने नॉन मुस्लिम ही डिक्लेयर कर दिया है और उनकी मस्जिदों को बनने से पहले तोड़ दिया जाता है। भाई साहब, अगर पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान नमाज पढ़ने लगे ना, तो उसको नमाज पढ़ने के लिए जेल भेज दिया जाता है। इतना ही नहीं, सिंधी और बलोच, इनके साथ भी इसी प्रकार का कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। फिर आप टर्की की बात कर लो, जिसको इंडिया में कश्मीरी मुस्लिम्स की बड़ी चिंता होती रहती है, वो टर्की खुद के देश के कर्दिश मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, डेकेड से क्या कर रहा है, उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस किस तरीके के चला रखे हैं, थोड़ा सा पढ़ के देखिए, दिल टूट जाएगा भाई साहब, आपका दिल टूट जाएगा। कर्दिश टाउन्स पर बॉम्बिंग्स, उनकी लैंग्वेज पे बैन और उनके लोगों को जेल में डाल देना, ये नॉर्मल है वहां पे। कर्दिश मुसलमान जो इस्लाम के ही फॉलोअर्स हैं, उन्हें एथनिक बेसिस पर तुर्की के अंदर ना सेकेंड क्लास सिटीजन ट्रीट किया जाता है। अब चलो, ये तो इनके अपने अपने देशों में हो गया। एक मजेदार बात और बताता हूँ, ये ना इनके अपने अपने देशों में नहीं हो रहा, बल्कि इंटरनेशनली भी इस उम्मा का भयंकर रूप से मजाक बनाया जा रहा है। तो भाई साहब, इस पॉइंट पे ना एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, इस्लाम के ना ऐसे तो बहुत सारे सेक्ट्स हैं, बहुत सारी कास्ट हैं, पर इस्लाम में मेनली दो सेक्ट हैं, शिया और सुन्नी। अब इस्लाम के जो दोनों सेक्ट है ना, ये इस्लाम तो फॉलो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को मुसलमान नहीं मानते हैं। आपस में एक दूसरे में जूता ही जूता, भाई साहब, जूता ही जूता बचता रहता है। आज सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट जैसी जो कंट्रीज है ना, ये सुन्नी डोमिनेटेड हैं। वहीं दूसरी ओर ईरान, इराक, सीरिया, ये जो देश हैं, यहाँ पर शियाओं का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जिसके कारण ना जियोपॉलिटिकली भी ये सभी देश आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए रहते हैं। यमन की वॉर हो, बहरीन का अनरेस्ट हो, या फिर लेबनान इराक का सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट हो, ये सब ना इसी शिया सुन्नी डिवाइड के मॉडर्न एग्जाम्पल्स हैं। अब आप सऊदी अरब की बात कर लो, जहां इस्लाम का जन्म हुआ, वो सऊदी खुद ईस्टर्न प्रोविंस के जो शिया मुसलमान हैं, उन पर सिस्टमेटिकली क्रैकडाउन करता रहता है। वहां लिटरली सुन्नी पॉपुलेशन को छोड़कर बाकी सभी मुसलमान एथनिसिटीज जो है ना, वो सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट की जाती है। वहीं इसके पैरेलल में ईरान में सुन्नी मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन माना जाता है। तो भाई साहब, ये तो हाल है इनके उम्मा का। इसके अलावा भी न जाने कितने ही इस्लामिक देश ऐसे हैं जो अपने ही देश में कई मुस्लिम सेक्ट को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन यूरोप या इंडिया में अगर मुसलमानों को एक खरोच भी आ जाए ना, तो यही लोग सबसे ज्यादा रवीश रोना शुरू कर देते हैं, चाहे वो यमन हो, बांग्लादेश हो, इजिप्ट हो, या इंडोनेशिया हो, या फिर बहरीन हो। सुन्नी डोमिनेटेड नाइजीरिया में तो शिया लोगों को पब्लिकली मैसेकर किया गया है। ये ना वही बात हो गई कि इनके खुद के घर शीशों के हैं, पर दूसरों के घरों पर इनको पत्थर मारने हैं। सबसे डेंजरस और ऑर्गेनाइज परसिक्यूशन ना इन इस्लामिक रिजीम्स के अंदर ही होता है। पर यह सवाल उठता है कि जब मुस्लिम देशों में आपस में ही भाईचारा नहीं चलता, जब ये लोग खुद ही उम्मा की बत्ती बनाकर अपने पिछवाड़े में डाल लेते हैं, तो ये उम्मा का जो कीड़ा है, ये भारतीय मुसलमानों में ही क्यों उठता रहता है बार बार। देखिए, इतना क्लियर है कि उम्मा का कॉन्सेप्ट एक स्कैम से ज्यादा कुछ नहीं है और ओआईसी के देश जो हैं वो सिर्फ कहने के लिए उम्मा की बात करते हैं, लेकिन असली दुनिया में वो एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री अलायंसेस, ऑयल डील्स
और प्रॉक्सी वॉर्स चला रहे हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान जो है वो एक दूसरे के ऊपर दूसरे देशों में जाकर मिसाइल्स चला रहे हैं, जैसे कि यमन हो गया। टर्की और इजिप्ट डिप्लोमेटिक ब्लॉकेड में है और कतर को तो भाई साहब गल्फ कंट्रीज ने खुद ही बॉयकॉट कर रखा है। ईरान और इराक जो है वो बड़े बड़े युद्ध लड़ चुके हैं, पर साइड में ही ना कुछ इस्लामिक देश ऐसे हैं जो काफिर देशों को अपना माई बाप बना रहे हैं, तो कुछ देश मुस्लिम रेफ्यूजीज को लात मारकर निकाल रहे हैं। सरल शब्दों में पूरी दुनिया के अंदर ना इस्लामिक उम्मा के नाम पर एक स्कैम चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पालिका बाजार और शाहीन बाग के अरब यानी कि इंडियन मुस्लिम्स का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी उम्मा के फ्लॉड कॉन्सेप्ट में बिलीव करने की खुजली पाले हुए हैं। जब फिलिस्तीन में कुछ होता है तो यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, जब हिजबुल्लाह को ठोका जाता है तो यहाँ आंदोलन हो जाता है, जब इराक के अंदर सद्दाम हुसैन को टपकाया जाता है तो यहाँ प्रोटेस्ट होता है, ईरान के सपोर्ट में यहाँ पर प्रोटेस्ट होता है, बर्मा के अंदर रोहिंग्यास के साथ कुछ होता है तो जलाया मुंबई के अंदर आजाद मैदान को जाता है। और भाई साहब इन देशों को पता तक नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आजमगढ़ में अब्दुल बैठकर इन लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है। और भाई साहब ये खुजली आज से नहीं है, जब टर्की के अंदर ऑटोमन साम्राज्य गिर गया था ना, तो भारत के अंदर खिलाफत आंदोलन कर दिया गया था हजारों लोगों को मारकर। पर अब ना सवाल ये उठता है कि जो ये इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो इस उम्मा के नाम पर इतना प्रोटेस्ट करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, ओआईसी के जो देश हैं वो इनको किस हैसियत से देखते हैं? तो भाई साहब सच बहुत कड़वा है, और पहला सच ये है कि ओआईसी में इंडियन मुस्लिम्स का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। एक्सेप्ट पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ऑलमोस्ट एवरी अदर इस्लामिक कंट्री डज नॉट इवन कंसीडर इंडियन मुस्लिम एज रियल मुस्लिम। जिन खाड़ी देशों के नाम पर भारत में प्रोटेस्ट और दंगे हो जाते हैं ना, वही खाड़ी देश इंडियंस, यहाँ तक कि पाकिस्तानी मुसलमानों को ह्यूमिलेट करते हैं। और सेम इंडियन मुस्लिम का हाल टर्की, इजिप्ट, यहाँ तक कि अफ्रीका में भी है। उम्मा की लड़ाई के लिए अगर एक इंडियन स्टूडेंट वहाँ की किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर लेता है ना, तो वहाँ पर भी उससे टॉयलेट ही साफ करवाया जाता है, लड़वाया नहीं जाता। बेटर ट्रूथ ये है कि उम्मा इज अ मिथ एंड इंडियन मुस्लिम्स आर द लास्ट इमोशनल हॉस्टेजेस। बाकी पूरी दुनिया जो है वो अपना इंटरेस्ट देख रही है, अरब अपना देख रहे हैं, टर्क्स अपना देख रहे हैं, ईरानियंस अपना, पर इंडियन मुस्लिम जो है वो आज भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट एक ऐसे ब्रदरहुड में करता है जिसका ना बेस है ना रेसिप्रोसिटी। और आज ऐसे में जब पूरी दुनिया मल्टीपोलर हो रही है, हर देश अपनी नेशनल सॉवरेनिटी को फोकस कर रहा है, तो भाई साहब ऐसे में ना इंडियन मुस्लिम्स को भी डिसाइड करना होगा, क्या वो एक फेक उम्मा का चूरन लेते रहेंगे या इंडियन कल्चर से इंटीग्रेट होना चाहेंगे। आप इस उम्मा के कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। भारतीय मुसलमानों को क्या करना चाहिए, ये भारतीय मुसलमान बताएं कमेंट्स में। वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सपोर्ट करें patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। इसके साथ ही स्क्रीन पर जो दूसरा वीडियो इस समय आपको दिख रहा है उसको जरूर देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।